हाय। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि इंडिया के टेरिटोरियल स्ट्रक्चर को समझने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पार्ट 1 में आर्टिकल्स 1 to 4 आते हैं और ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स समझने में मदद करते हैं, जैसे कि इंडिया क्या है, इसकी टेरिटरीज़ कैसे डिफ़ाइन होती हैं, नए स्टेट्स कैसे बन सकते हैं और एग्जिस्टिंग स्टेट्स को कैसे चेंज किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं आर्टिकल 1 से, जो कि बात करता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन की। ये आर्टिकल सिर्फ एक फॉर्मल शुरुआत नहीं है, बल्कि ये इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की फाउंडेशन है। चलिए आर्टिकल 1 को ब्रेक करके इसकी मीनिंग समझते हैं। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये सिंपल सी लाइन है, लेकिन इसका कॉन्स्टिट्यूशनल डेप्थ काफ़ी गहरा है। सबसे पहले इंडिया दैट इज़ भारत। ऐसा लगता है कि सिर्फ इंडिया का नाम डिफाइन किया गया है, पर एक्चुअली ये फ्रेज़ एक डुअल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये बताता है कि इंडिया और भारत दोनों नामों को कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वल स्टेटस दिया है। ये एक सिंबॉलिक ब्रिज भी है, एक तरफ हमारे कल्चरल आइडेंटिटी भारत और दूसरी तरफ हमारे मॉडर्न नेशन स्टेट इंडिया के बीच। अगला पार्ट, जो कि है यूनियन ऑफ स्टेट्स, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इंसाइट देता है। ये क्लियर करता है कि इंडिया एक यूनियन है। क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि फेडरेशन वर्ड भी तो यूज़ किया जा सकता था, बट स्पेसिफिकली यूनियन वर्ड यूज़ करने के पीछे एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, स्पेशली डॉक्टर अंबेडकर ने ये टर्म केयरफुली चूज़ किया था। यूनियन इस बात को सिग्निफाई करता है कि इंडिया का फॉर्मेशन एग्जिस्टिंग स्टेट्स के अग्रीमेंट से नहीं हुआ, क्योंकि इंडियन स्टेट्स ने कभी इंडिया को ज्वाइन किया ही नहीं था। उनकी सॉवरेनिटी इंडिया से इंडिपेंडेंट कभी थी ही नहीं। वहीं अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ स्टेट्स ने मिलकर एक फेडरेशन बनाया। जब हम इंडिया को एक यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं तो इट मीन्स कि देयर इज़ नो राइट टू सेसेशन। मतलब इंडिया में कोई भी स्टेट, चाहे वो पंजाब हो या तमिलनाडु, यूनियन से अलग होने का क्लेम नहीं कर सकता। चलिए अब हम चलते हैं क्लॉज 2 की तरफ। क्लॉज 2 कहता है कि द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयरऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। इस क्लॉज से हमें ये पता चलता है कि हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, लेकिन इंडिया एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है जिसमें स्टेट का डिवीज़न सिर्फ कन्वीनियंस के लिए है। डॉक्टर अंबेडकर ने भी इस बात पर स्ट्रेस किया था जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के टाइम उन्होंने बोला था कि इट्स पीपल आर अ सिंगल पीपल लिविंग अंडर अ सिंगल इम्पीरियम डिराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल सोर्स। इसका मतलब है कि इंडिया सिर्फ अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स का कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक यूनियन है जहाँ सारी पावर्स एक ही सोर्स से आती हैं, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब हम देखते हैं कि टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंडर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो आर्टिकल 1 का क्लॉज 3 बताता है कि इंडिया की टेरिटरी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला स्टेट्स, जैसे कि राजस्थान, कर्नाटका, बिहार एक्सेट्रा। दूसरा यूनियन टेरिटरीज, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़ एंड लाइकवाइज। ये दोनों ही फर्स्ट शेड्यूल में लिस्टेड हैं। और तीसरी कैटेगरी है ऑफ सच अदर टेरिटरीज एज मे बी अक्वायर्ड। इसका मतलब है कि फ्यूचर में अगर इंडिया कोई टेरिटरी अक्वायर करे तो वो भी इंडिया का पार्ट माना जाएगा। ये एक्विजिशन कई तरीक़ों से हो सकता है। कॉन्क्वेस्ट यानी युद्ध से, सेशन मतलब ट्रीटी के थ्रू, ऑक्यूपेशन यानी किसी अनक्लेम्ड टेरिटरी पर सॉवरेनिटी क्लेम करना, एंड द लास्ट वन एक्रिशन, मतलब कि जब नेचुरल कॉजेज़ के कारण किसी कंट्री का जोग्राफिकल एक्सपेंशन हो तो वो एक्सपेंशन वाला एरिया भी उस कंट्री का पार्ट ही माना जाएगा। अब हम चलते हैं आर्टिकल 2 की तरफ, जो बात करता है एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स की। तो आर्टिकल 2 का टेक्स्ट कहता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ admit into the union or establish new states on such terms and conditions as it thinks fit। यानी पार्लियामेंट के पास 2 क्लियर पावर्स हैं। पहला, एडमिट करना, मतलब जब कोई ड्यूली ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो और उसे इंडिया का पार्ट बनाना हो।
एंड सेकंड, स्टैब्लिश करना, मतलब जब पार्लियामेंट एक नया स्टेट क्रिएट करती है जहां पहले से कोई ऑर्गेनाइज स्टेट स्ट्रक्चर नहीं था। एक बात जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए कि टेरिटरी अक्वायर करना एक सॉवरेन पावर है। टेरिटरी अक्वायर करने के लिए पार्लियामेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब उस अक्वायर्ड टेरिटरी को इंडियन यूनियन का पार्ट बनाना होता है तब एक पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन की ज़रूरत पड़ती है, या तो आर्टिकल 2 के अंदर नया स्टेट स्टैब्लिश करने के लिए या फिर आर्टिकल 3 के अंडर न्यूली अक्वायर्ड टेरिटरी को एग्जिस्टिंग स्टेट का पार्ट बनाने के लिए। इसके बारे में हम थोड़ी देर में अभी डिटेल में बात करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पार्लियामेंट्स डिस्क्रिशन एंड इट्स लिमिट्स। तो आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को क्लियर पावर देता है टू एडमिट न्यू स्टेट्स ऑन सच कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट, लेकिन ये पावर्स अनलिमिटेड नहीं है। इट इज़ लिमिटेड बाय द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन, मतलब अगर पार्लियामेंट कोई ऐसी कंडीशन रखता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स को वायलेट करे तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएं तो हमें पता चलता है कि आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रेयरली यूज्ड। दादरा एंड नगर हवेली, गोवा, पौंडीचेरी, सिक्किम, इन सब का एडमिशन आर्टिकल 2 से नहीं बल्कि आर्टिकल 368 के अमेंडमेंट प्रोसेस से हुआ था। सिर्फ चंदेर नागौर को 1954 में आर्टिकल 2 के थ्रू एडमिट किया गया था। पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आर्टिकल 2 में स्टेट्स वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। इसमें यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडेड हैं या नहीं ये क्लियर नहीं है, अनलाइक आर्टिकल 3 जहां क्लियरली बोला गया है कि स्टेट्स इंक्लूड यूनियन टेरिटरीज। इसी कंफ्यूजन के कारण पार्लियामेंट ने सेफर रूट चूज किया जो कि था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस पार्ट में नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 3 जो बात करता है फॉर्मेशन एंड ऑल्टरेशन ऑफ स्टेट्स की। ये आर्टिकल डील करता है भारत के अंदर नए राज्य बनाने, राज्यों के नाम और बाउंड्रीज चेंज करने एंड राज्यों के एरियाज कम ज़्यादा करने से। ये सब आपको क्लॉज A to E में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ये सारी चीज़ें होंगी कैसे, इसे भी ये अपने प्रोवाइज़ो में मेंशन करता है। एंड फाइनली एक्सप्लेनेशन 1 और 2 के थ्रू ये कुछ पोटेंशियल डाउट्स को एड्रेस करता है। ओके, सो लेट्स सी कि आर्टिकल 3 के अंडर पार्लियामेंट क्या क्या कर सकता है। तो ये पार्लियामेंट को पावर्स देता है एक नया स्टेट बनाने की, जो कि हो सकता है अलग अलग स्टेट्स की टेरिटरी सेपरेट करके या फिर मल्टीपल स्टेट्स को यूनाइट करके, किसी स्टेट का एरिया बढ़ाने की, किसी स्टेट का एरिया कम करने की, इवन पूरा एरिया हटा देना भी पॉसिबल है, एंड किसी स्टेट की बाउंड्रीज चेंज करने की या फिर किसी स्टेट का नाम बदलने की। चलिए अब देखते हैं कि ये सब होगा कैसे। तो सबसे पहले एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि सिर्फ प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से हो सकता है। फिर अगर वो बिल किसी स्टेट का एरिया, बाउंड्री या नाम अफेक्ट कर रहा है तो प्रेसिडेंट को उसे उस पर्टिकुलर स्टेट की लेजिस्लेचर के पास भेजना होगा उनके व्यूज़ के लिए। उस स्टेट को एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में अपने व्यूज़ देने होते हैं। अगर व्यूज़ नहीं आते हैं तो नो प्रॉब्लम, प्रोसेस वैलिड माना जाता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये कि स्टेट्स के व्यूज़ बाइंडिंग नहीं होते। पार्लियामेंट चाहे तो उन्हें इग्नोर भी कर सकता है, और अगर बिल में अमेंडमेंट आता है और वो ओरिजिनल सब्जेक्ट से रेलेवेंट है तो दोबारा स्टेट से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो स्टेट का क्या मतलब है? एक्सप्लेनेशन 1 के अकॉर्डिंग क्लॉज A to E के कंटेक्स्ट में स्टेट इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरीज, बट प्रोवाइजो जहाँ पर पार्लियामेंट को व्यूज़ लेने होते हैं वहाँ यूनियन टेरिटरीज को स्टेट नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि यूनियन टेरिटरीज डायरेक्टली पार्लियामेंट के अंडर आती हैं, तो पार्लियामेंट का खुद से ही कंसल्ट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। आपने ध्यान दिया होगा कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 दोनों ही नए स्टेट्स बनाने की बात करते हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है? देखो,
आर्टिकल 2 बात करता है एक अक्वायर्ड टेरिटरी को नए स्टेट के फॉर्म में इनकॉर्पोरेट करने की। मतलब जब एक नई पॉलिटिकल एंटिटी को पहली बार इंडिया का हिस्सा बनाना हो, जैसे चंदेड़ नागौर इन 1954। लेकिन आर्टिकल 3 टॉक्स अबाउट इंटरनल रीअरेंजमेंट, मतलब एग्जिस्टिंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में चेंजेस करना, जैसे कि तेलंगाना का फॉर्मेशन। आर्टिकल 3 तब भी एप्लीकेबल होगा अगर हम एक नई अक्वायर्ड टेरिटरी को किसी इंडियन स्टेट में मर्ज करें, क्योंकि ऐसा करने से अल्टीमेटली उस स्टेट का एरिया और बाउंड्री तो अफेक्ट होंगे ही। आर्टिकल 3 इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन के मामले में पार्लियामेंट को काफ़ी वाइड पावर्स देता है। किसी स्टेट का एरिया कम या ज़्यादा करना, नाम बदलना, दो स्टेट्स को मिला देना, पूरे स्टेट को हटाकर नया यूनियन टेरिटरी बना देना, सब पॉसिबल है। बट एक लिमिटेशन है। आर्टिकल 3 के अंडर पार्लियामेंट इंडियन टेरिटरी किसी फॉरेन कंट्री को नहीं दे सकता है। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी, जो कि होता है आर्टिकल 368 के अंडर। बट कुछ चीज़ें हैं जो सेशन नहीं मानी जाती, जैसे बाउंड्री डिस्प्यूट सेटलमेंट या परपेचुअल लीज। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब किसी बाउंड्री डिस्प्यूट का सेटलमेंट किया जा रहा होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया अपनी कंफर्म टेरिटरी किसी फॉरेन स्टेट को दे रहा है। ये सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन है, यानी जो पहले से बाउंड्री मानी जा रही है उसके डिफाइन करने का प्रोसेस, ना कि ऐसी जगह देना जो क्लियरली भारत का हिस्सा है। वहीं परपेचुअल लीज का मतलब होता है किसी लैंड का लॉन्ग टर्म यूज़ किसी दूसरी कंट्री को देना, लेकिन उसमें असली मालिकाना हक यानी सॉवरेन टाइटल का ट्रांसफ़र नहीं होता। इसका फेमस एग्जाम्पल है परपेचुअल लीज ऑफ 3 बीघा इन फेवर ऑफ बांग्लादेश। सेशन की बात करें तो उसमें कोई भी देश किसी लैंड पर अपना पूरा हक छोड़ देता है और वो टेरिटरी किसी फॉरेन कंट्री का परमानेंट हिस्सा बन जाती है। चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं जहाँ पे आर्टिकल 3 यूज़ हुआ था। तो सबसे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश बना था मद्रास की टेरिटरी को तोड़ के। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, जिसने लैंग्वेज के बेसिस पर मेजर बाउंड्री चेंजेस किए। वहीं 1960 में बॉम्बे को तोड़कर गुजरात और महाराष्ट्र बनाए गए। 2000 में 3 नए स्टेट्स बने, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। वहीं 2014 में तेलंगाना बना और 2019 में जाके जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइज हुआ और 2 यूटीज़ बनाई गई, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ये सब प्रूव करता है कि पार्लियामेंट की पावर ओवर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एब्सोल्यूट है। ओके, तो अब हम आते हैं आर्टिकल 4 पर, जो कि पार्ट 1 का आखिरी आर्टिकल है और बाकी आर्टिकल्स को ऑपरेशनलाइज करने का काम करता है। अगर आर्टिकल 2 और 3 हमारे टेरिटोरियल चेंजेस के इंजन हैं, तो आर्टिकल 4 को आप उसका इग्निशन सिस्टम समझ सकते हैं। तो आर्टिकल 4 बेसिकली बात करता है कि आर्टिकल 2 और 3 को इफ़ेक्ट में कैसे लाना है। इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटीज़ चाहिए वो ऑर्डिनरी लॉ से की जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 4 का क्लॉज 2 कहता है कि नो सच लॉ शैल बी डीम टू बी एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, यानी इन लॉज को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, जो कि एक हिंड्रेंस हो सकती थी फास्ट और फ्लेक्सिबल टेरिटोरियल चेंजेस में। वहीं अगर चीज़ें ऑर्डिनरी लॉ से हो रही हों तो सिंपल मेजॉरिटी काफ़ी होती है। ओके, सो ये लॉ क्या क्या कर सकता है? पार्लियामेंट आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 के अंडर जो भी लॉज बनाती है उसमें ये 2 चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट, शेड्यूल अमेंडमेंट्स, जो कि मैंडेटरी होते हैं। इसमें अमेंड किया जाता है फर्स्ट शेड्यूल, जिसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के नाम लिखे होते हैं, और फोर्थ शेड्यूल, जिसमें राज्यसभा की सीट एलोकेशन दी होती है। नए स्टेट्स के फॉर्मेशन या एग्जिस्टिंग स्टेट्स के ऑल्टरेशन के लिए ये दोनों शेड्यूल्स को अपडेट करना ज़रूरी होता है। फिर आते हैं सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस। ये ऑप्शनल होते हैं लेकिन प्रैक्टिकली ज़रूरी भी। ये प्रोविजंस इंश्योर करते हैं कि नए या बदले गए राज्य कैसे रन करेंगे। इसमें कई चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे
लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल ऑर्गन्स का सेटअप, रेवेन्यू शेयरिंग, एसेट लाइबिलिटीज़ का डिवीजन, सर्विसेज, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लीगल सिस्टम अडेप्टेशन, रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, कोर्ट केसेस और लीगल प्रोसीडिंग्स का ट्रांसफ़र एक्सेट्रा। क्योंकि कोई भी स्टेट बिना इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बनाया ही नहीं जा सकता। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि एक नया स्टेट बनेगा तो फर्स्ट शेड्यूल में उसका नाम और बाउंड्री ऐड होगा, फोर्थ शेड्यूल में उसकी राज्यसभा सीट्स अपडेट करी जाएंगी, स्टेट असेंबली बनेगी, हाई कोर्ट स्टैब्लिश होगा, ऑफिसर्स अपॉइंट होंगे और नए लॉज अप्लाई किए जाएंगे और ये सब एक ऑर्डिनरी लॉ से हो जाएगा। तो आर्टिकल 4 बेसिकली आर्टिकल 2 और 3 को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक टूल किट है। तो लेट्स क्विकली हैव अ रिकैप। आर्टिकल 1 इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहता है, जो ये बताता है कि स्टेट्स ने मिलकर फेडरेशन नहीं बनाया बल्कि उनकी आइडेंटिटी भी सेंटर के थ्रू ही है। आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को पावर देता है नए स्टेट्स को एडमिट या स्टैब्लिश करने का। आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी देता है कि वो किसी भी स्टेट का नाम, एरिया या बाउंड्री चेंज कर सकता है और स्टेट का ओपिनियन लेना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, बाइंडिंग नहीं। आर्टिकल 4 कहता है कि इन सब के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि स्टेट्स की स्ट्रक्चर और एग्जिस्टेंस सेंटर के कंट्रोल में है। इसीलिए इंडिया एक क्वाज़ी फेडरल सिस्टम फॉलो करता है जहां फेडरलिज्म है लेकिन यूनिटरी फीचर्स डोमिनेट करते हैं। That was all about part 1 of the Indian Constitution. If you found this video helpful, then please let me know by liking this video and subscribing to my channel.